क्या सरकार का उसमें अपना फ़ायदा था? जैसे अभी कहा साहब ने, हमारे माननीय रंजन शर्मा सर ने, उन्होंने कहा कि ये बिल औरतों के लिए नहीं, महिला बिल नहीं था, ये मोदी बिल था, ये उनका अपना फेवर था। कैसे 2011 की जो जनगणना है उसमें कहीं भी जातीय जनगणना का कोई आधार नहीं है। उसमें SC, ST और OBC के लिए कुछ भी उसमें नहीं दर्शाया गया, स्पेशली OBC को उसमें पूरी तरह इग्नोर किया गया। और जब 2023 में ये बिल पास हुआ, अभी एक तो लोगों में ये संशय है कि बिल उन्होंने विपक्ष ने रोक दिया। बिल तो पास हो चुका है 30 महीने पहले, इसमें सिर्फ संशोधन जो सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, हम उसका अपोज कर रहे हैं उसको। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो OBC को या और दूसरे जो वर्ग थे उनको इग्नोर किया गया था, स्पेशली OBC को तो उसमें दर्शाया ही नहीं गया उसका कोई रेशो। अब जब उसमें हमारा जब 2023 में ये चीज़ हुई कि जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ही इसको आधार बना के इसमें जो है हम आगे जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। कास्ट सेंसस को इग्नोर करके वो इसको रिजर्वेशन दे रहे हैं और 2029 में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो यह बिल्कुल हम इसको अपोज करते हैं। आप एक बहुत बड़ा वर्ग 2011 में OBC को इन्होंने काउंट नहीं किया, लेकिन 2011 से और अब जो जनगणना होगी 2026 में या हो रही है या होने वाली है, इसमें जो OBC का वो एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है, एक बहुत बड़ा कैटेगरी में आ गई है OBC। अब उसको सरकार जो है ना अपने निजी फायदे के लिए इग्नोर कर रही है, नकार रही है। सरकार ने क्या किया है, OBC में ये बंगाल और जो तमिलनाडु के जो चुनाव हुए 5 जो भी हुए स्पेशली, इसमें एक चाल चली कि 16 को जो है उन्होंने नोटिफाई कराया बिल और 17 को उन्होंने उसे लोकसभा में पास कराने के लिए भेज दिया कि आप इसे बिल को पास कीजिए। इवन हमारे मेरठ में भी, हमारी नगर निगम में भी हमारी एक बात हुई है कि एजेंडा हमारे पास 15 को ही पहुंच गया कि 18 को हम सब उनको जो है आपकी मीटिंग है और आप आइए, उसमें जो है बधाई की उनके जो है वो बिल पास हो रहा है, उसमें उसके लिए हम उसको थैंक्स गिविंग बोलने जा रहे हैं। तो आपको कैसे पता सर, आप 16 में तो नोटिफाई हुआ है, 15 में हमारे घर में एजेंडा भी आ गया मीटिंग का। तो यहाँ पे ये सब वही मोदी मीडिया, पूरा मोदी मीडिया ये जो चलता है ना, वो सॉरी जो मोदी मीडिया है वो उसको इन्होंने पूरा किया है। अभी इसमें जो है, जैसे अभी हमने आपसे पहले भी कहा कि अभी ये जो डेलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, डेलिमिटेशन की सॉरी, तो डेलिमिटेशन में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप हम उसको जो है जो हमारे नंबर्स हैं वो MPs 543 के नियर अबाउट हैं वो, तो उसको वो बढ़ाकर 50% बढ़ाकर वो उसको 850 के नियर अबाउट कर देंगे। अब आप ये बताइए कि जब MPs की इतनी संख्या बढ़ेगी, उसके बाद हमारे MLAs हैं जो आज के हमारी 28 स्टेट्स है और 2 टेरिटरीज़ के हमारे कुल जो MLAs की अगर हम काउंटिंग लें तो 100 के नियर अबाउट बैठती है और वो बढ़कर 6200 के आसपास चली जाएगी। तो इतनी काउंटिंग को बढ़ाकर इसके अलावा मंत्री पद भी बढ़ेंगे। आज 72 के आसपास हमारे जो हिंदुस्तान में जो मंत्री परिषद है उसमें है, उसमें राज्य मंत्री भी है, सदन प्रधानमंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री भी है। तो उन मंत्री परिषद भी बढ़ेगा। करीबन 15,000 करोड़ का सालाना खर्चा एक हमारे जैसे जो आम जनता है सब लोगों पर पड़ेगा। तो सरकार जब आपको वन नेशन वन इलेक्शन से आपत्ति है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? होने दीजिए परिषद में, आने दीजिए नंबर आप लोगों का, क्यों नहीं होने देते आप? इसमें नंबर आप कह रहे खर्चा बहुत हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन तो खर्चा बचाएगा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन SIR और अब ये जो बिल में अमेंडमेंट किया गया, ये सब सरकार की पॉलिसीज हैं। जो संघीय ढांचा है ना हिंदुस्तान का, उसको बदलने की सरकार चाह रही है कि जो इसमें जो है ना तत्काल ये परिसीमन लाकर, डेलिमिटेशन लाकर वो देश की जो अखंडता है उसको खत्म कर दें। परिसीमन तो पहले भी होते रहे हैं। अगर मान लीजिए सीटें बढ़ जाएंगी, महिलाओं का नंबर आ जाएगा, सांसद बन जाएंगी, तो विपक्ष को क्या 543 में क्या आपत्ति है?